हेलो बच्चों, आप सब लोगों के सामने आज जो ये सेशन है, इस सेशन में आपको मैं ये दिखाने वाला हूं कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए और वो भी बिना किसी के हेल्प के। और मेरा विश्वास मानो, दुनिया भर की शेरो शायरी सीखने से क्लासेस में सिलेक्शन नहीं होगा। सच में देखा जाए तो किसी एजुकेटर या किसी टीचर की बुक्स पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा मेनली ओनली, जैसे बोलो तो वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिना किसी के हेल्प के सॉल्व करने से। मैंने फिर से बोला, बिना किसी के हेल्प के सॉल्व करने से, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्ट्रांग बनने चाहिए कॉन्सेप्ट, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, 4 प्रोसेस को पहचानने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन है ना। चलिए, ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई का है ना। इसमें क्या पूछा है? इसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस दी हुई है, और इसमें क्या बोल रहा है कि द कर्व ए एंड बी इन फिगर इतना 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 फॉर इतना 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 द आइसोथर्मल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए, है ना। इसके साथ वर्क डन मांगा था, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। उसी से रिलेटेड कुछ था, ठीक है। नाउ ध्यान से, फिर से स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल कंडीशन ब्ला ब्ला जो भी है, वर्क्स का रिलेशन मांग लिया है ना, बता दिया है यहाँ पे ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर से पीवी प्लॉट फॉर द टू गैसेस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इनमें से कौन सी वो गैसेस होंगी? ये भी आईआईटी जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ये बहुत 100 साल पहले नहीं पूछा, ये जेड 1 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब तुम एक चीज देख पा रहे होगे कि बार बार सब में सेम क्वेश्चन रहा है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा चेहरा बदल रहा है। कभी वो वर्क पूछ रहा है, तो कभी वो स्लोप के बारे में आइडिया ले रहा है, कभी वो ग्राफ के बारे में आइडिया ले रहा है, कभी वो डिफरेंट कंडीशंस के बारे में आइडिया ले रहा है, लेकिन बार बार सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि यार यदि कोई एक वेरिएशन, मैं तो यहां पे 6-7 बार लिया हूं, बस कम से कम नहीं तो 10-15 बार आया हुआ है, लेकिन सोच के देखो। और ये मैंने कोई एक ही सेशन में, लाइक जेईई मेन के एक ही पेपर के मल्टीपल सेशन के क्वेश्चन पे यहां पे कॉमन नहीं लगाए मैंने। ये समझने की कोशिश करो, अलग अलग साल में आया हुआ है। ये क्या बताता है कि यदि सच में कोई बच्चा थोरोली अच्छे से पूरा सॉल्व कर ले, पूरा पीवाईक्यू पूरा बाइंड अप कर ले, तो भी वो क्वेश्चंस को इजीली बना सकता है। चलिए बाय द वे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। मैं चाहता हूं कि आप इस इजी क्वेश्चन को तो सॉल्व आप भी कर लेंगे, थोड़ा आगे वाले भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज कर करके, और जितने भी 4-5 क्वेश्चन मैंने दिए उनको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है कि 4 प्रोसेस आपको पहचाननी, कौन सी प्रोसेस क्या है ना। तो बहुत सिंपल है, देखो यार, इस केस में प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो सिंपल सा लॉजिक है, ये आइसोबारिक हो जाएगी। तो ये क्या हो गई हमारी? आइसोबारिक हो गई, क्लियर है। और इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हमारा आइसोकोरिक हो जाएगी। इन दोनों को पहचानने में तो कोई इश्यूज नहीं आते हैं, और देख के ही पता चल रहा है कि आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि पी डेल्टा भी तो 0 है, तो इस केस का वर्क डन 0 आएगा। और इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यदि मैं पी डीवी करता भी, तो वहां से पी हमारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और जब इंटीग्रेशन के पी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा पी डेल्टा भी, क्योंकि डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा भी। तो मतलब हम सीधा सीधा पी डेल्टा भी वर्क डन निकाल सकते हैं। अच्छी बात है। नाउ बात आती है सी और बी को पहचानने की, कि सी और बी में कौन आइसोथर्मल है, कौन एडियाबेटिक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, देखो यार, हरदम ये चेक करो ढलान किस में ज्यादा है। जिसमें ढलान ज्यादा होगी वो एडियाबेटिक का ग्राफ होता है। जिसमें ढलान ज्यादा होगी, ढलान मतलब समझ गए ना, इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, है ना, वो आपका देखा जाए तो एडियाबेटिक का होगा, ठीक है। ढलान मतलब आप ये समझ जाओ कि जितना ढलान वाली पहाड़ी हो, वो पहाड़ी एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसको समझा भी देता हूं। देखो यार, आइसोथर्मल के लिए कंडीशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट मार देता दोनों साइड, तो ये बन जाता पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करने पे, जब मैं इसको रीअरेंज करता तो ये क्या आ जाता है, यहां से हमारा डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। निगेटिव स्लोप है और उसकी वैल्यू है माइनस पी बाई वी के, मतलब दैट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, और निगेटिव स्लोप वेरी करता रहेगा। अच्छी बात है। वहीं पे यदि हम लोग एडियाबेटिक के पास जाते, एडियाबेटिक पर्टिकुलर मतलब इक्वेशन के पास जाते, एडियाबेटिक कंडीशंस के पास जाते, तो फिर वहां पे क्या इक्वेशन मिलती है हमें? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा मस्ट बी व्हाट?
जहां पे हमारा गामा क्या होना चाहिए, हम सब जानते हैं गामा इज गोइंग टू बी Cp बाई Cv, है ना। Cp बोले तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का रेशियो दैट इज अवर गामा, है ना। बहुत ही सिंपल है। तो बेस्ड ऑन दैट Pv की पावर गामा को यदि हम डिफरेंशिएट मारे दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा हमारा P इंटू बी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा गामा इंटू बी की पावर गामा माइनस 1 इंटू और फिर उसके बाद dv मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, प्लस मैंने चेन रूल लगा दिया है ना। और अब v की पावर गामा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dp हो जाएगा p का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। जब इस बार रीअरेंज करोगे तो v की पावर गामा और v की पावर गामा माइनस 1 कैंसिल होकर के यहाँ पे एक v छोड़ देंगे, तो इस बार रिलेशन बन जाएगा आपका dp बाई dv इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ माइनस का py भी। आप ध्यान से देखो, मस्त बात देखो, तो क्या पता चल रहा है कि भाई गामा टाइम्स आ रहा माइनस py भी। आइसोथर्मल के केस में इतना स्लोप था और एडियाबैटिक के केस में गामा टाइम स्लोप बढ़ चुका है। अब मुद्दा यह है कि ये वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है, इस बात पर डिपेंड करेगा गामा की वैल्यू क्या होगी। तो गामा की जो वैल्यू होती है, द गामा इज गोइंग टू बी Cp बाई Cv, Cp बाई Cv। और क्योंकि हम जानते हैं कि Cp की वैल्यू क्या होती है, Cp की वैल्यू ग्रेटर देन Cv होती है। किस वजह से? क्योंकि हम मेयर्स रिलेशन पढ़ चुके हैं, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, है ना। R ऐड हो रहा, R एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, 8.314 जो भी बोल दो, तो कहीं ना कहीं Cp तो उससे बड़ा ही आएगा। अब जब Cp उससे बड़ा आएगा तो Cp बाई Cv का जो रेशियो आएगा 1 से बड़ा आएगा। तो यदि कोई चीज 1 से बड़ी मल्टीप्लाई हो रही है तो मतलब ये वैल्यू जो है, ये जो स्लोप की वैल्यू आ रही है एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में, वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आ रही है। इसीलिए जनरली कई जगह लाइन भी लिखी रहती है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो, कई जगह लाइन ऐसे लिखी रहती है कि एडियाबैटिक ग्राफ्स आर जनरली स्टीपर देन आइसोथर्मल वन। मतलब स्टीपर का मतलब है सीधा सीधा ढलान समझ जाओ, गेटिंग माय पॉइंट नॉट, ज्यादा ढलान, ज्यादा स्लोप। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ऐसे समझ जाओ कि आप दोनों केस में यदि आप फिसलोगे नीचे की ओर आओगे तो ऐसे समझो कि आइसोथर्मल के केस में आप आसानी से आओगे, एडियाबैटिक के केस में धड़ाम से गिरोगे क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट नॉट? ऐसे याद रखना, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। हरदम जिसका स्लोप ज्यादा आएगा, जो ज्यादा ढलान वाला होगा वो एडियाबैटिक होगा, कम ढलान वाला आइसोथर्मल होगा। तो बेस्ड ऑन दैट किसकी ढलान ज्यादा है, यहाँ पे C की ढलान ज्यादा है और B की ढलान कम है। तो जब B की ढलान कम है, क्योंकि दोनों सेम जगह शुरू हुए हैं, यदि दोनों की ढलान सेम होती दोनों सेम जगह पे आते भी, लेकिन क्योंकि B की ढलान कम है इसलिए B ऊपर रह गया और C एकदम सड़क से नीचे आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो B विल बी आइसोथर्मल, कम ढलान, आइसोथर्मल, है ना, और C विल बी एडियाबैटिक। क्लियर है क्या? तो अभी आपका जो उसने बोला है कि 4 प्रोसेसेस आइसोकोरिक मतलब सबसे पहले D हो गया, फिर आइसोबारिक मतलब A हो गया, फिर आइसोथर्मल मतलब B हो गया, फिर एडियाबैटिक मतलब C हो गया। DABC, D ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, DABC। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस ट्राई किए जा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इन सब को अब आसानी से आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। इसने बोला है यहाँ पे वर्क का रिलेशन निकालिए, है ना, इसमें इसने वर्क का रिलेशन निकालने को बोला है। तो क्योंकि जो वर्क होता है वो PV के अंडर का एरिया होता है ना। सिंपल सा लॉजिक है वॉल्यूम एक्सिस से। तो अपन देख लेंगे किसका एरिया ज्यादा आ रहा है। देख के पता चल रहा है कि थर्ड वाली क्या है तुम्हारी, एडियाबैटिक है, सेकंड क्या है, आइसोथर्मल है, पहली क्या थी तुम्हारी, आइसोबारिक थी। तो आइसोबारिक के केस में ये पूरा एरिया जो है ये वर्क है, आइसोथर्मल के केस में ये वाला जो एरिया है ये वर्क है ना, और एडियाबैटिक के केस में ये वाला जो है ये वर्क है। अब तुम दोनों को देखो, खुद से चलो देखो, खुद से देख के बताओ। ये W1 है ना, आइसोथर्मल को उन्होंने क्या बोला है, इतना if W is purely isothermal, W2 आइसोबारिक, W2 आइसोबारिक एंड W3 एडियाबैटिक। तुम खुद से देख के बताओ ना एरिया किसका ज्यादा आ रहा है। तुम खुद से देखो भाई, मत सॉल्व करो, दुनिया भर का मत सॉल्व करो, खुद से देखो और तुम खुद से डिसाइड करो कि किसका एरिया ज्यादा आ रहा है। देख के पता चल रहा है कि एरिया W2 ज्यादा आ रहा है, फिर उसके बाद W1 का आ रहा है, फिर उसके बाद W3 का आ रहा है। तो W2 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W3। क्लियर है? और एक बात और बता दूं मैं,
ऑलवेज ये सही नहीं होता है। ये इसलिए सही हो गया, इसलिए आप बच के निकल गए क्योंकि इनिशियल कंडीशंस वेर सिमिलर, बेस्ड ऑन दैट यू हैव गॉट दिस रिजल्ट। रट्टा मत मार लेना कि भैया ये वर्क डन का रिलेशन ऑलवेज ऐसा ही होता है। इनिशियल कंडीशंस क्या थी, फाइनल कंडीशंस क्या है, इन सब बातों को बेस्ड ऑन मतलब देख करके डिसाइड किया जाता है कि भैया वर्क डन का रेशियो क्या आएगा। नो डाउट सिमिलर कंडीशन लेके चले होते तो ये रिलेशन हरदम वैलिड होगा। ओके बच्चा पार्टी, सो दिस इज ऑल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मैं जो बता रहा था कि कैसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने और जेईई मेन के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने से, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस करने से, नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस करने से आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और सच में क्वालिफाई करते बच्चे यार, बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि जब आप 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर के और आप शेरो शायरी सुनोगे क्लास में बैठ के तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं भाई, आप खुद से ही बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर करके ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।